स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसमें टोटली 5 लॉ है। तो पहला आप पढ़ेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपका 9-10 से पढ़ते हुए आप आ रहे हैं तो जानते हैं इस बारे में। इसका है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ओनली आप इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो पहला लॉ है आपका मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कभी आप क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब मास क्रिएट का मतलब क्या है यहाँ पे आप मतलब मास क्रिएशन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? मतलब किसी भी चीज को, मतलब आप अब बोलेंगे अभी हम पानी तो क्रिएट कर सकते हैं, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हम पानी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाएगा ना हाइड्रोजन यूज करोगे ना कोई भी एलिमेंट कभी यूज करोगे, लेकिन फिर भी आपको पानी बनाना है, तो आप क्या बना सकते हो? इसका मतलब भी वही है। कहीं से आप पानी बनाओगे लेकिन उसमें कोई भी एलिमेंट आप यूज नहीं करोगे तो कैसे पॉसिबल है? वैसे ही आपको बोला जाएगा पानी को आपको डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकलना चाहिए, ना हाइड्रोजन ना हीलियम, कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हीलियम हीलियम कुछ नहीं निकलेगा। वही चीज है, आप मास को कभी क्रिएट नहीं कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसको दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब अगर चाहो तो अगर आप वाटर को लियो, अगर आप उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा, लेकिन इसका मतलब वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं निकला। अगर आप उसको डिस्ट्रॉय करोगे तो पूरा उसको ही डिस्ट्रॉय कर दोगे, कुछ मिलेगा ही नहीं, वैसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैसे जब क्रिएट करोगे तब भी कुछ ना कुछ यूज करके ही आपको कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। आप बिना कुछ यूज किए कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, वही होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, उसके बाद दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, उसमें क्या कहता है? ए कंपाउंड always contain fixed a compound always contain fixed number of element proportionally फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट बाय वेट। सिंपल में बोल दिया, उतना ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं। एक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, मतलब अगर आप सोच लीजिए H2O लेंगे, ठीक है, H2O लेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन कितना? 2 ग्राम। लेट अगर 2 ग्राम है तो ये 16 ग्राम। हमेशा वाटर में हमेशा 2 ग्राम ऑक्सीजन और 16 ग्राम 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन हमेशा रहेगा। ठीक है, ये इसका लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अगर आप वैसे ही CO2 लेंगे, ठीक है, तो उसमें आपका 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, और 32 ग्राम ऑक्सीजन हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, इन दोनों का भी वीडियो को पॉज करके ये दोनों लिख लीजिए। अभी हम पढ़ेंगे गे लुकस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ठीक है, तो ये लॉ में क्या बोलते हैं? व्हेन गैसेस कंबाइन or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gas are at same temperature and pressure। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर सोच लीजिए आपको वाटर बनाना है 100 ml वाटर, ठीक है, 100 ml वाटर बनाना है, तो उस रेशियो के हिसाब से 100 ml वाटर अगर बना रहा है तो उस हिसाब से हमको हाइड्रोजन कितना ml चाहिए होगा? 100 ml एंड ऑक्सीजन 50 ml। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पे तो वॉल्यूम का बात हो रहा है, मास का बात हो नहीं रहा। मतलब अगर आपको एक कंटेनर भर्ती करके वाटर चाहिए, ठीक है, उसी हिसाब से आपको लेना पड़ेगा जिस रेशियो में ये होंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने में है?
2 यूनिट है, ऑक्सीजन 1 यूनिट है, तो मतलब अगर जितना ऑक्सीजन लोगे उसका डबल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। अगर 100 ml बनाना है तो 100 ml हाइड्रोजन लोगे और उसके साथ 50 ml ऑक्सीजन लोगे। अभी इसका आपको आपके मन में एक डाउट आ सकता है, अगर 100 ml हाइड्रोजन और 50 ml ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो ये तो 150 ml वाटर होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये फिजिकली मिक्स नहीं हो रहा है, ये केमिकली मिक्स हो रहा है। तो वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो एक दूसरे के अंदर रह जाते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई ज्यादा नहीं होता है, जिसके कारण 100 ml का 100 ml ही रहेगा। ठीक है, इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में आपको ज्यादा थॉरोली बताया जाएगा इस चीज के बारे में क्या होता है। अभी बस बेसिक जितना है वो सब समझाया जा रहा है। ठीक है, या फिर सोच लीजिए अगर आप 100 ml या 100 ml वाटर को आप ब्रेक करेंगे, ठीक है, उसको तोड़ेंगे, उसमें से 100 ml हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, 100 ml हाइड्रोजन निकलेगा, उसके साथ 50 ml ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, 100 ml हाइड्रोजन निकलेगा, उसके साथ 50 ml ऑक्सीजन निकलेगा। ये है इसका रूल। ठीक है, अभी इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अभी हम देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें लिखा है इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the mass of one element that combines with fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है, ये पहली बार में समझ में नहीं आता समझ सबको, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए सब एग्जांपल लीजिए H2O और H2O2। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है वो तो एक दोनों ही कंपाउंड में सेम ही है, H2H2 है, लेकिन बात जो ऑक्सीजन का है, यहाँ पे 16 ग्राम है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो वो 32 ग्राम हो गया। ठीक है, 16 ग्राम 32 ग्राम, तो ये जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 16:32 या फिर इक्वल्स टू 1:2 रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, ये होता है इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब, सिंपल वे में बता रहा हूँ। अगर जो सेम है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, जो डिफरेंस है, जो डिफरेंट एलिमेंट है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट मतलब जो जिनका रेशियो अलग है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, अगर उनका रेशियो हम लेंगे तो वो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में आएगा, 1:2 1:3 ऐसे ही आएगा। देखिए और एक एग्जांपल देता हूँ, CO2 और CO का। ठीक है, CO2 और CO का इधर कितना है, कार्बन दोनों जगह सेम है। ठीक है, एक एक कार्बन एक एक है, यहाँ पे कितना 32 ग्राम, यहाँ पे 16 ग्राम। ठीक है, जब इसका रेशियो निकलेगा तो वो हो जाएगा 32:16 और इक्वल्स टू 2:1, 2:1 रेशियो, ऐसे ही सिंपल रेशियो में निकलेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का बेसिक मीनिंग यही है, मतलब जो सेम एलिमेंट होगा उसको छोड़ देने से जो एलिमेंट अलग अलग क्वांटिटीज में अवेलेबल होगा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और O2, यहाँ पे O2 और ऑक्सीजन, ठीक है, उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा सिंपल रेशियो होगा, 1:2 1:3 2:3 ऐसे ही रेशियो में रहेगा। ठीक है, ये इसका टोटल ओवरऑल मीनिंग है। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, और अगर कहीं से भी कुछ भी डाउट निकलता है तो नीचे नंबर है, कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी करके डाउट पूछ सकते हैं। अभी वीडियो को पॉज कर लीजिए। अभी हम देखेंगे एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ आपका सिंपल सा है, इक्वल नंबर ऑफ गैस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी इसका मतलब क्या है, मतलब अगर आप दो गैस लिए, कोई भी दो डिफरेंट गैस लिए, ठीक है, उसको एक वॉल्यूम के अंदर रखें, ठीक है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी सेम है, ठीक है, और उनका जो वॉल्यूम है वो भी सेम है, ठीक है, तो उनका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज में नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, वो सेम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, जस्ट एक रिलेशन है, वो अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक मोल है, यहाँ पे एक मोल है, ठीक है, पहले बता देता हूँ एक मोल क्या होता है। अगर एक कंटेनर में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, या मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन, कुछ भी मॉलिक्यूल या एटम है, तो वो 1 मोल है। ठीक है, एक मोल मतलब एक मोल, अगर हम बात करेंगे एक मोल ऑक्सीजन का या एक मोल हाइड्रोजन का, अगर एक मोल ऑक्सीजन बोल रहे हैं हम, तो उसमें इतना मॉलिक्यूल्स, मतलब इतना मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन है, मतलब O2 इतना है। ठीक है, अगर एक मोल, अगर हम बोलेंगे 1 मोल O2, तो उसमें कितना, उस जो कंटेनर के अंदर कितना है, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल O2 है।
ठीक है, ये है उसका सिंपल सा। अगर एक मोल ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक मोल ऑक्सीजन यहाँ पे, एक मोल हाइड्रोजन यहाँ पे है, मतलब क्या इसमें क्या बोल रहा है, अगर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है और वॉल्यूम सेम है, ठीक है, तो एवोगाड्रो लॉ के हिसाब से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे जितना भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा ना, ठीक है, यहाँ पे जितना ऑक्सीजन, यहाँ पे जितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा, वो सेम रहेगा हमेशा, अगर प्रेशर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, अगर, और वॉल्यूम भी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये तीनों सेम रहेगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों में सेम रहेगा। ये टोटल एवोगाड्रो लॉ इतना बोलता है, ठीक है। इस एवोगाड्रो लॉ का आपका आगे चल के बहुत सारा एप्लीकेशन है, मतलब बहुत जगह यूज होगा, ठीक है, मतलब जितना भी मोल्स के ऊपर क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर जितना भी केमिस्ट्री में बात होगा, ठीक है, सब में आपका एवोगाड्रो लॉ आएगा, ठीक है, और जितना भी ये सारा का सारा लॉ बहुत जगह पे आपका यूज होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसको पॉज करके लिख लीजिए, ये वाला मैं आगे भी बोलूंगा, लेकिन फिर भी ये वाला चीज थोड़ा याद रख लीजिएगा, इसको मैं आगे चल के अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो अभी हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो सबसे पहले एटम के बारे में जो बेसिक चीज बताने वाले डाल्टन थे, ठीक है, उन्होंने क्या क्या बोला, 3-4 चीजें उन्होंने बोली, ठीक है। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, ठीक है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल या इंडिविजुअल एटम्स, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है, मतलब जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे एटम से ही बना है, ठीक है। दूसरा क्या बोले, ठीक है, दूसरा बोले ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल property and atom of different element have different property। उनके हिसाब से क्या था, जितने भी सेम एलिमेंट्स है, या फिर एक बार पढ़ देता हूं, ऑल एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अभी इसका मतलब जितने भी सेम एलिमेंट एक ही टाइप के, मतलब हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे, सबका जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम रहेगा, ये सिमिलर रहेगा, ठीक है। और जितने भी डिफरेंट है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, उन दोनों का हमेशा जितना भी एटम रहेगा उन दोनों में सब सब मतलब सब ये में डिफरेंस रहेगा, मतलब सब प्रॉपर्टीज में, चाहे वो मास हो, वेट हो, कुछ भी हो, साइज हो, कुछ भी हो, वो सब डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तीसरा उन्होंने बोला compounds are formed in a simple ratio। अभी इसका सिंपल मतलब ये सिंपली मैं लिख दिया हूं, ठीक है, सिंपल रेशियो या फिक्स्ड रेशियो बेटर रहेगा। अभी इसका मतलब क्या है, मतलब जितना भी कंपाउंड फॉर्मेशन होगा आपका, ठीक है, वो सबके सब हमेशा फिक्स्ड रेशियो में रहेगा, कहीं ऊपर नीचे नहीं रहेगा, ऐसा मतलब वो हमेशा 0.1 कम या 0.2 ज्यादा ऐसा नहीं होगा, होल नंबर में फिक्स्ड रेशियो में हमेशा रहेगा। अभी पीछे पीछे जो लॉ था उसमें हमने देखा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ लॉ, एटम्स केमिकल रिएक्शन reorganization of atom and it cannot destroy
और क्रिएट एटम। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है, मतलब एक रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होगा उनका इधर उधर रीऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब किसी के साथ बॉन्ड ब्रेक करेंगे, किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एक केमिकल रिएक्शन में कभी भी एक एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, कि क्रिएट नहीं हो सकता। अभी देखिए ये जितना भी प्रॉपर्टीज, जितना भी थ्योरी था डल्टन के हिसाब से, उसमें बहुत सारा गलती भी था, मतलब बहुत सारा मॉडिफिकेशन बनाना पड़ा। जैसे ये वाला ले लीजिए, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसमें क्या प्रॉब्लम था, जो सेम एलिमेंट्स के कुछ कुछ एटम्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनको आइसोटोप्स वाला बोला जाता है। ठीक है, उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, आगे सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, ऐसा जरूरी नहीं है, सेम प्रॉपर्टी भी हो सकता है। कुछ कुछ एटम्स का डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, लेकिन उनका एटॉमिक मास सेम होता है। ठीक है, उनको आइसोबार्स कहा जाता है, उसके बारे में भी आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। ठीक है, ये सब चीज उन्होंने बोला था। इनमें बहुत सारा प्रॉब्लम था, इसलिए ये जो इनका जो ये थ्योरी था एटम्स को लेके, इसको ज्यादा यूज में नहीं लाया गया। उसके बाद और भी आए, रदरफोर्ड आए, बोर आए। ठीक है, उनके हिसाब से ज्यादा वो ज्यादा क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड होने वाला और ज्यादा एक्यूरेट एटम्स के बारे में थ्योरी दे पाए, जो ज्यादातर प्रैक्टिकली फिट होता हो। ठीक है, अब उनके बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आज इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मास से रिलेटेड जितना भी पढ़ाई है उस सब को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।